Hello everyone, welcome to my channel. This is Archie Arora and we are going to cover today chapter number 1 of Geography. The name of this chapter is Resources and Development. Yes, Resources and Development इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं. So आप बिल्कुल आराम से देखेंगे एक एक लाइन में क्या लिखा है. करेक्ट. सो सबसे पहले हमें रिसोर्स का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स. और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स. तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसका आंसर मिल जाता है. क्या आंसर मिल जाता है ध्यान से देखिए. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. क्या जो भी चीज क्या है अवेलेबल है हमारे एनवायरमेंट में, प्लस क्या है हमारी नीड्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, पूरा कर रही है हमारी नीड्स को. ठीक है, वो क्या है, रिसोर्स है. थ्री कंडीशन है इसके साथ. क्या क्या कंडीशन है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली क्या है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए. फर्स्ट एग्जांपल देती हूँ आपको, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल. क्या मतलब है इसका, कि आपके पास क्या है, उस चीज का एक्सेस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आप सोलर पैनल से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सोलर पैनल जैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. सो दिस इज द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. क्लियर. नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली फिजिबल. इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ. आप 10 रुपए के लेने गए गोलगप्पे. ठीक है, आपको 10 रुपए में मिल गई 10 पूरी, 8 6 पूरी मिल गई, चलो. ठीक है, वही चीज आप घर पे अगर बनाएंगे तो आपको 50 रुपीज की वही सेम चीज पड़ेगी, क्योंकि गैस भी लगेगा, सब कुछ बनाओगे, है ना. तो जो भी चीज हम बल्क में बनाते हैं तो उसका क्या है, ज्यादा प्राइस नहीं लगता है. सो वो चीज इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए. ऐसे नहीं कि 10 रुपए के चक्कर में 10 रुपए के गोलगप्पे मिल रहे हैं बने बनाए और हम घर पे लगा रहे हैं. तो वो क्या, इकोनॉमिकली फायदा तो हो उस चीज का. करेक्ट. थर्ड इज कल्चरली क्या होनी चाहिए, वो चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. मतलब एग्जाम्पल सुनिए. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या है, जो काउज है उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो क्या है, रिसोर्स की तरह यूज हो रहा है, दवाइयों में यूज हो रहा है, कहीं भी यूज हो रहा है. तो लेकिन क्या है, काउ को हम एज पूछते हैं, सिक्रेट मानते हैं, है ना. ठीक है, बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं. तो वो चीज क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है. इसलिए जो भी चीज हम करें, जो चीज इकोनॉमिकली क्या है, फिजिएबल हो, इकोनॉमिकली पॉसिबल हो उस चीज को करना, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, प्लस उसके साथ साथ क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो. टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबल होना भी जरूरी है. और इस सब के साथ साथ क्या है, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये था कि वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए और हमारी जो नीड्स है उसे सेटिस्फाई करने लायक होनी चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म रिसोर्स. क्लियर. आगे आपको मैं कुछ बताती हूँ क्या रिलेशन है, किसके बीच का, टेक्नोलॉजी के बीच का, इंस्टीट्यूशन के बीच का, और फिजिकल एनवायरनमेंट कह लो या फिर नेचर के बीच का. ठीक है, ह्यूमन बींग्स के साथ. तो ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स इस टेक्नोलॉजी को, इंस्टीट्यूट को और जो नेचर है उसका यूज करके क्या है, उसे रिसोर्स बना सकते हैं. विदाउट ह्यूमन बींग, आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर है, कपड़े हैं, सब कुछ है. ठीक है, लेकिन उसे ऑपरेट करने वाला ही पर्सन नहीं है, तो कैन इट बी लाइक, क्या वो यूजफुल है? नो, दैट इज नॉट यूजफुल. वो चीज सब हमें देखना है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, ये क्या है रिलेशन, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का क्या है. तब भी इंटरडिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है भाई, ह्यूमन बींग्स पे. किस पे, ह्यूमन बींग्स. तो ये हमें बात हमेशा याद रखनी है, ध्यान में रखनी है. आई होप इट्स क्लियर. अब आगे है. हाँ जी, तो आगे क्या बता रहे हैं, लेट मी जस्ट हाइड माय कैमरा. हम्म. सो आगे क्या बता रहे हैं इसमें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स. किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का, थिंग्स का. जो भी हमारे एनवायरमेंट में क्या हो, अवेलेबल हो. ठीक है, जिसके साथ क्या हो, क्या है, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप हो, किस चीज का, नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूट का. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, रिसोर्स बोलेंगे. क्लियर. अब जो ह्यूमन जो है वो टेक्नोलॉजी, अपने नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ताकि क्या कर सके, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से कर सके. क्लियर. डू यू थिंक द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी. तो क्या आप ये सोचते हो कि जो ये हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो चीज क्या है, अज्यूम कर लेते हैं बहुत ज्यादा. दे आर नॉट. नो, दीज आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. The resources are a function of human
एक्टिविटीज। अगर ह्यूमन ही नहीं होगा उन रिसोर्स को यूज करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज से वो कर ही नहीं पाएगा, तो क्या फायदा। क्लियर। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एसेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा लाते हैं, तभी वो काम हो पाता है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्या है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। वो क्या है, जो भी हमारे मटेरियल अवेलेबल है उसे क्या है रिसोर्सेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, और अलग अलग तरीके से उसे यूज करते हैं। तो हमारे क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ, अब हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है रिसोर्सेज को। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस का मतलब कैसे, किस तरीके से वो क्या है आया है, किस तरीके से बना है। तो फर्स्ट ओरिजिन के बेसिस पे आपको पढ़ना है बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए हों, उसकी डेड बॉडी से आए हों, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसका तालमेल हो। ठीक है। अबायोटिक मीन्स जो लिविंग चीज से उसे का कोई मतलब नहीं है, दैट इज अबायोटिक। क्लियर। अब सेकेंड इज एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्या है, जो क्या है बार बार रिन्यू हो जाते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मार्कर। ठीक है, इसमें क्या है मैं इंक फिल कर रही हूँ, व्हाइट बोर्ड मार्कर है ना, तो इसे क्या बार बार रीयूज कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही आप पेंसिल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो शॉर्प होती जा रही है, तो दैट इज नॉट रिन्यूएबल। उसे दोबारा रिन्यू तो नहीं कर सकते ना एक बार पेंसिल यूज करने के बाद। करेक्ट। सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल में आप एग्जांपल ये और दे सकते हो सोलर पैनल्स का, सोलर इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉन रिन्यूएबल में आप एग्जांपल दे सकते हो कोल का। क्लियर। अब आगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे कि कौन उसे कंट्रोल कर रहा है। इंडिविजुअल कर रहा है, कम्युनिटी कर रही है, पूरा ग्रुप कर रहा है। इंडिविजुअल का मीन्स एक सिंगल पर्सन है, करेक्ट। कम्युनिटी कर रही है, पूरा ग्रुप कर रहा है, नेशन कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, या फिर इंटरनेशनली उसे ओन किया जा रहा है। ये चीज पे भी हमारा क्या है रिसोर्सेज क्लासिफाइड है। एक और बेसिस है जी, ध्यान से देखिए कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, क्या स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल होना चाहिए कि हमारा क्या है पोटेंशियल है, मतलब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में, मतलब डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। पोटेंशियल मतलब फॉर एग्जांपल राजस्थान में क्या है, बहुत ज्यादा हीट होती है, सोलर एनर्जी हम उस पर यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा क्या है एक्सपेंसिव है, इसीलिए क्या है अभी तक हम इसे पे पहुंच नहीं पाए हैं। और विंड एनर्जी जैसे हम गुजरात में यूज कर सकते हैं, तो वो भी पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक क्या है टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होने के कारण क्या है हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी चीप हो जाएगी या फिर हमारे पास उतना बजट आ जाएगा, देन वी कैन यूज इट, सो वी हैव द पोटेंशियल फॉर दैट। करेक्ट। सेकेंड इज डेवलप्ड स्टॉक। डेवलप, सेकंड क्या है डेवलप, जो डेवलप ऑलरेडी हो चुके हैं, दैट आर डेवलप। थर्ड इज स्टॉक, जो अभी तक स्टॉक में है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कुछ चीज रोक के रखी है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो उसे यूज करेगी, सो हमने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, दैट इज रिजर्व। स्टॉक का मतलब अभी हमने क्या है उसे यूज नहीं किया है, दैट इज स्टॉक। क्लियर। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, यही चार्ट से हम आपको बताया गया है रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है कि क्या है, रिसोर्स क्या होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन मेड भी होते हैं। तो किस तरीके से है हम ध्यान से देखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स में आपका आएगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कॉन्टिन्यूस फ्लो जैसे हो रहा है, वाटर है, विंड है, ये क्या है रिन्यूएबल है। बायोलॉजिकली अगर देखें तो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, तो दैट इज रिन्यूएबल। करेक्ट। नॉन रिन्यूएबल में आपके जैसे आगे रिसाइकलेबल मेटल्स हो गए, नॉन रिसाइकलेबल मेटल्स हो गए। ठीक है, तो रिन्यूएबल में भी दो पार्ट्स हैं आगे। नॉन रिसाइकलेबल मेटल्स, मेटल्स जैसे फोसिल फ्यूल्स हो गए, अब जो कोल वगैरह है, कोल बनने में भी बहुत साल लग जाएंगे, पीढ़ियों के पीढ़ियां लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तो वो क्या है नॉन रिसाइकलेबल हमारा क्या है रिसोर्स है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। देन ह्यूमन पे बात आती है। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन क्या करता है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इंस्टीट्यूशन का हमें क्या करता है प्रोवाइड करता है ढंग से। अब इसमें क्या है क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करते हैं हम रिसोर्सेज में, कि जो ह्यूमन है वो क्या है क्वालिटी को और क्वांटिटी का ध्यान रख के क्या है रिसोर्स का क्या करता है यूज करता है। अगर हम क्वालिटी और क्वांटिटी का ध्यान नहीं देंगे, तो जो चीज क्या है हमारे पास ज्यादा है उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, और जो चीज कम है वो तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगा। तो ये सब चीजों का हमें क्या करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए। तो दिस इज द टेबल, आप अपना क्या कर पाएंगे,
अपने एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो प्लीज मेक दिस टेबल, मेक श्योर कि आप ये टेबल को यूज करें। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। किस तरीके से हम डेवलपमेंट करते हैं रिसोर्सेज का। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि हम क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें। और हम बेसिकली ये बिलीव किया जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो क्या फ्री, आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। क्या है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। एज अ रिजल्ट क्या है, ह्यूमंस जो है उसे बिना किसी भेदभाव के यूज करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मेजर प्रॉब्लम्स होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स होती है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो रिसोर्सेज जो है वो जरूरत की जगह, नीड्स को सेटिस्फाई करने की जगह क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स क्या है ग्रीड को सेटिस्फाई करते हैं। यस, दिस इज हैपनिंग। ठीक है, तो कुछ इंडिविजुअल्स ही क्या है ग्रीड को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं, तो वो चीज क्या है गलत है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक ही जना के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और दूसरे के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मनी, हमारी 80% वेल्थ सिर्फ 20% ऑफ द पीपल के पास है। दैट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम। करेक्ट। तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ मनी जो है, रिसोर्सेज जो है, वो भी क्या है एक प्रॉब्लम है। और इससे क्या होता है, जो भी हमारी सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, रिच एंड पुअर। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। ना इनडिस्क्रिमिनेशन, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इनडिस्क्रिमिनेट, बिना भेदभाव के क्या हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। जहाँ भेदभाव सही है वो तो करना ही चाहिए, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन में देखने को मिल रहा है, और उसके साथ क्या है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसी चीज समस्या को क्या हमें सामना करना पड़ रहा है। सो आई होप इट्स क्लियर। द टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। करेक्ट। सो ये एक्टिविटी अब आप पॉज करके देख सकते हैं। नाउ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है सस्टेनेबल लाइफ के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसे अच्छे से, सही से, इक्विटेबल रिसोर्स का यूज करेंगे, मतलब सही तरीके से जितना जरूरत है उतने का यूज करेंगे, तो वो क्या बहुत अच्छे से सस्टेन हम कर पाएंगे हमारी लाइफ को, और ग्लोबल पीस को भी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। करेक्ट। अब प्रेजेंट जो ट्रेंड है, ट्रेंड हम देखते हैं कि 2 दिनों में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो भी सारा हमारा वार्डरोब था, हम जस्ट रिन्यू करते जा रहे हैं, लैंडफिल्स में अपने पुराने कपड़े फेंकते जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये सब चीजें क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और हमारे प्लानिट के लिए क्या है, फ्यूचर को बहुत ज्यादा डेंजर में डाल रही है। तो वो चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है आगे हम देखें तो देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एसेंशियल है। रिसोर्स प्लानिंग आप ध्यान से देखेंगे, ये लाइन आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात आ सके। क्या लिखना है, देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये चीज हमें लिखनी है। और जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो क्या है, बहुत जरूरी कंपोनेंट है किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आई होप इट्स क्लियर। करेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द, हाँ जी, वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं क्या होता है, क्यों होता है, क्या है मतलब इसका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि डेवलपमेंट तो करनी है, ठीक है, लेकिन क्या है वो आपने सुना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही बात है कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी डेवलपमेंट के चक्कर में क्या प्रॉब्लम्स हो। किस तरीके की प्रॉब्लम्स, कि हम तो सब कुछ डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन क्या है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी हो ही ना हो, कि उनको जरूरत ही ना, नीड्स ही उनकी पूरी ना हो। हम पानी को यूज करते जा रहे हैं, वाटर को यूज करते जा रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूट करते जा रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन की जो नीड है, प्योर जो ऑक्सीजन है उसकी नीड है, वो भी पूरी ना हो। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इस चीज को हमें देखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स। आपका घर, आपकी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि उसके ऊपर से क्या है हम हाईवे बनाएंगे। करेक्ट, हाईवे बनाएंगे। अब आपका घर को वहां से हटाना पड़ेगा, कहीं और करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन भी मिल रहा है, लेकिन आपकी घर के साथ जो मेमोरीज है दैट्स अ प्रॉब्लम ना। तो आपके लिए क्या है, डेवलपमेंट नहीं है। तो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जो होता है इकोनॉमिक्स में, कि डेवलपमेंट जो होता है किसी के लिए डेवलपमेंट है, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल्स हैं डेवलपमेंट के लिए। तो वो चीज भी हमें ध्यान से देखना है। इफ यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे आपको डाल चुकी हूँ मैं, सो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है हम देखते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट।
बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए, बिना लाठी तोड़े हमें क्या है, सांप को मारना है। और डेवलपमेंट इन द नीड्स, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। आज की जो डेवलपमेंट है वो कल की क्या है, नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन को क्या है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो चीज का हमें ध्यान देना है। आई होप इट्स क्लियर। सो अब हम पढ़ने वाली हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोटेरो दे जेनेरो अर्थ समिट 1992। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि जून में क्या हुआ था। जून 1992 में क्या हुआ था कि 2000 से, सॉरी, 100 से ज्यादा हेड्स ने क्या किया था, रोटेरो दे जेनेरो में मिले थे ब्राजील में। ठीक है, किस लिए मिले थे जी? इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, इसलिए मिले थे जी। अब इस अर्थ समिट में हुआ क्या, इस अर्थ समिट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया। किस तरीके की अर्जेंट प्रॉब्लम्स? एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी, और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी ग्लोबल लेवल पे जो भी क्या थी प्रॉब्लम्स थी, उस चीज को क्या किया गया, डिस्कस किया गया। अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा एक डिक्लेरेशन की गई कि क्या है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोडाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उस पर हम काम करेंगे। किस चीज पे काम करेंगे? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे काम करेंगे, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उस पे काम करेंगे। अब क्या है, ये जो कन्विक्शन हुई थी, क्या हुआ था, कन्विक्शन हुआ था। इससे क्या हुआ, इससे ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स आए। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स मतलब क्या है कि हर जगह क्या है कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या है, किस तरीके से हमें क्या है उसे ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उसे हमें मेंटेन करना चाहिए। और एजेंडा जो है 21 को लाया गया। क्या एजेंडा 21 का मतलब क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में किस तरीके से होगी। क्या मतलब है एजेंडा 21 का? कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है और वो किस तरीके से होगी। अब हम पढ़ते हैं एजेंडा 21 क्या कहता है। इस डिक्लेरेशन में क्या है, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स ने साइन किया था। कब किया था? 1992 में किया था। कब, कहाँ किया था? आप देख सकते हैं कहाँ किया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में क्या था, साइन किया था। यूएनडी यूएनसीईडी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, साइन किया गया था। कहाँ हुआ था? रोटेरो जी डी जेनीरो में हुआ था, ब्राजील में। इसका एम क्या था, क्या चीज चाहता, क्या था ये चीज कि क्या हो, सो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और एजेंडा क्या था कि क्लाइमेटिक जो डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी है या फिर डिजीज हो रही है, ठीक है, उस चीज को ग्लोबल कॉर्पोरेशन के थ्रू क्या है, खत्म किया जाए, और कॉमन इंटरेस्ट पे क्या है, काम किया जाए। म्यूचुअल नीड्स पे और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ क्या है, आगे बढ़ा जाए। और सबसे बड़ा मेन जो ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का क्या था कि एवरी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या है, अपना ओन, अपना अपना पर्सनल क्या है, 21 एजेंडा लगाना चाहिए। ठीक है, सो 21st सेंचुरी में भी आप डाल सकते हो कि क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 लाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो क्या है, अपना एजेंडा लोकल बनाए। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से होती है उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है। किसके लिए? कि हम क्या है, जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसका दिमाग से, ध्यान से यूज करें, जुडिशियली दिमाग से यूज करें। ठीक है, और इसका क्या है, हमारी कंट्री इंडिया जैसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे क्या है, एनॉर्मस क्या है, बहुत अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, और अलग अलग तरह की क्या है, रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, ये रिच है, लेकिन कुछ एरियाज में क्या है, डेफिसिट है, कमी है। किस चीज की कमी है वो हम देखने वाले हैं। रिसोर्सेज जो है, कई कई जहाँ पे, कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे क्या है वो सेल्फ सफिशिएंट है, और एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर? और कई बार क्या है, बहुत रिसोर्सेज क्या है, वाइटल शॉर्टेज भी होती है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश क्या है, बहुत ज्यादा रिच है, कहाँ पे, मिनरल्स और कोल डिपोजिट्स वहां पे काफी है। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो वहां पर क्या है, वाटर की भी एब्सेंस है, और यहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। राजस्थान में हम क्या है, सोलर एंड विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल। और लद्दाख में अगर देखें तो कोल्ड डेजर्ट तो है,
लेकिन क्या है बाकी कंट्री से क्या है आइसोलेटेड। कोल्ड डेजर्ट है लेकिन क्या है बाकी कंट्री से क्या है एसोसिएटेड है, अलग रह जाता है। आई होप इट्स क्लियर। सो नाउ अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो ये रिसोर्सेज हैं उस चीज को किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है उस चीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वाटर की डेफिशिएंट है, जहाँ पे डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है ना, वाइटल मिनरल्स का प्रॉब्लम है, उस चीज को हम बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करके नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, लोकल लेवल्स पे हम किस तरीके से क्या है काम ले सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसे बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। आई होप इट्स क्लियर। अब आपको क्या एक्टिविटी दी गई है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट एंड आप खुद कब कर सकते हैं। क्या है कि आपको रिसोर्सेज अपने स्टेट के ढूंढने हैं, कि प्रिपेयर करनी है लिस्ट और उसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है और क्या डेफिशिएंट है आपकी स्टेट में। तो मैं राजस्थान से हूँ, तो वाटर डेफिशिएंट है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम इज। अब हम देखने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया किस तरीके से होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग करना इंडिया में एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्या क्यों कॉम्प्लिकेटेड है वो हम देखने वाले हैं। कि क्यों, फर्स्ट थिंग कि इससे क्या है आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है हमें रिसोर्स की, किस तरीके का रिसोर्स है उस चीज को पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जो भी हमारी इन्वेंट्री है रिसोर्सेज की उस चीज को हमारे पूरी ग्लोब कंट्री के आसपास हमें लेके जाना पड़ेगा। किस तरीके से हम कर सकते हैं, सर्वे करने से, मैपिंग करने से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या है एस्टिमेशन लगा सकते हैं, और मैनेजमेंट मेजरमेंट कर सकते हैं किस तरीके के रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब आगे क्या है, और सेकंड क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बता दिया। सेकंड स्टेप क्या है, किस तरीके से हम क्या है प्लानिंग कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएट जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्किल है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, इस चीज का यूज करके क्या है हम अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स का क्या है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। देन क्या है, हम मैचिंग ऑफ रिसोर्सेज प्लान कर सकते हैं, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। तो नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के साथ क्या है हमें लिंक करके चलना है। इट डजेंट मीन कि नेशनल अलग से चल रहा है और जो हमारे लोकल गोल्स है वो अलग से काम कर रहे हैं, नो, बिकॉज नेशन इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द पीपल, ठीक है। पीपल अपना झोला अलग से ना बनाए, नेशन के साथ मिलके चलेंगे तो वो ज्यादा बेटर, ठीक है। इंडिया के साथ आप देखेंगे तो 5 ईयर हमारे प्लान आप देखते हो तो उसमें क्या है, गोल हमारा यही रहता है कि रिसोर्सेज को क्या है हम अच्छे से क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है हमारी बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, जरूरत है। और क्या है कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, हर रीजन में क्या होती है बहुत ज्यादा उसकी देख रेख होती है। नाउ क्या है अवेलेबिलिटी हमारी जो रिसोर्स की है हमारी किस एरिया में है वो चीज का क्या है कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस के एब्सेंस में होती है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ आपको ये देखना है, फाइंड आउट में आपको दे रखा है कि व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग्स बाय द कम्युनिटी, विलेज पंचायत, वार्ड लेवल पंचायत कम्युनिटीज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब जो ग्रुप है हमारे आसपास के सोसाइटी है उस कम्युनिटी का यूज करके क्या क्या आपके पंचायत या फिर आपके सराउंडिंग्स में उन रिसोर्सेज को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। सो मेरे आसपास यहाँ पे एक कनाल है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, उस डैम वगैरह का यूज किया जाता है जो कम्युनिटी है उसे क्लीन करने में हेल्प करती है, करेक्ट, और ज्यादा ना कचरा करके भी हेल्प करती है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चंस है ना यू कैन गेट दिस इन योर एग्जामिनेशन, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा। सो दीज कैन बी योर इमेजिनेटिव क्वेश्चंस या फिर सेल्फ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, तो ये डायरेक्टली भी आ सकते हैं। डोंट वेट कि हाँ हमें कोई अच्छा सा कोई बना के देगा क्वेश्चन, नो, एनसीईआरटी हैज एवरीथिंग, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, करेक्ट। नाउ आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी है जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट्स भी है ना वो भी हमारी डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, हैम्पर कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। अब इसमें क्या है जो हमारी देयर आर मेनी रीजंस इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। कई ऐसे जो एरिया हैं जो क्या है रिच है रिसोर्सेज में। अब ये रिच होने के साथ साथ क्या है इसमें क्या है इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो वो क्या कर पा रहे हैं अपना क्या कर रहे हैं उसे यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला ही नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस खड़ा करना है लेकिन आपके पास क्या है कैपिटल ही नहीं है, तो क्या वो बिजनेस आप खड़ा कर पाएंगे,
नो, द प्रॉब्लम इज ये रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन वो गन्ना तो बहुत है, लेकिन गन्ना को शुगर केन का जूस बनाने के लिए क्या है, वो मशीन ही नहीं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, कॉन्ट्री में क्या है, इसी के अपोजिट क्या हो रहा है, इसके वैसा वर्सा क्या हो रहा है कि ऐसी कुछ रीजंस हैं जहाँ पे क्या है, रिसोर्स तो बहुत पुअर है, लेकिन इकोनॉमिकली क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप है। वो चीज हमें क्या है, वो भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहीं पे रिसोर्स है, कहीं पे खाने वाला है तो खाना नहीं है, कहीं पे क्या है, खाना है तो खाने वाला नहीं है, कहीं पे खाना नहीं है तो खाने वाले बहुत है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज। आई होप यू आर गेटिंग इट। और मैं जितना इजीली समझाने की ट्राई कर पा रही हूँ, आई होप यू आर गेटिंग इट। और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच एंड बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड some resource poor but economically developed regions, give resources reasons for such a सिचुएशन। तो आप स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दे सकते हो, वहां पे ज्यादा कोई रिसोर्स नहीं है, पर दे आर यूजिंग द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, उन्होंने अपने ह्यूमंस को, पॉपुलेशन को ही रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप एग्जांपल दे सकते हो, बिहार राजस्थान का एग्जांपल दे सकते हो, करेक्ट। तो दीज आर द एग्जांपल्स। अब हम देखने वाले हैं कि क्या हिस्ट्री रही है कॉलोनाइजेशन की, और किस तरीके से उसने इम्पैक्ट किया है हमारी जो रिच रिसोर्सेज हमारी कंट्री में थे, उसको क्या, किस तरीके से जो हमारी 190 ईयर्स की जो गुलामी है, 190 ईयर्स, हाँ जी, सही बोल रही हूँ मैं, 190 ईयर्स की जो गुलामी है, अंग्रेजों अंग्रेजों ने जो हमारे गुलाम बना के रखा, वो किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करती है। तो कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री है, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी के अंडर हम काम चल रहे हैं, कि उसने क्या कॉलोनी बना लिया, हमारी जो कंट्री है उसको कब्जा कर लिया है, अब रूल कर रहे हैं उस पर, तो वो क्या है, उसकी कॉलोनी है। जैसे इंडिया क्या थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ठीक है, तो वो चीज है। तो क्या है, हमारी जो कॉलोनी के रिच रिसोर्सेज है उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता था, और फॉरेन इन्वेडर्स क्या है, बहुत ज्यादा उस चीज को उठा उठा के ले गए। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोहिनूर है, स्पाइसेस हैं, तो उस चीज को क्या है, थोड़ा वो प्रॉब्लम आई हमें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत, इट वाज प्राइमरी द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा हायर लेवल था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉलोनाइजेशन कंट्रीज में, और एक्सप्लोइट यहाँ से रिसोर्स लेके, कच्चा माल यहाँ से लेके, पक्का बना के फाइनल प्रोडक्ट लाके यहीं पे बेचता था। तो दस, आपने ये चीजें क्या है, बहुत पहले पढ़ी होंगी 6th 7th में, करेक्ट। सो वही सेम चीज है, लेकिन थोड़ा लेवल हमें बढ़ा दिया है 10th में आके। अब इसमें क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट में ओनली व्हेन दे आर अकम्प्लिश्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजिकल बताया था, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इंडिया ने क्या है, बहुत डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन में ये चीज क्या है, एक्सपीरियंस किया है। और जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पे सिर्फ डेवलप क्या है, डिपेंड नहीं करता। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, और हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस रहे हैं लोगों के, उस पर भी डिपेंड करता है। आई होप इफ दिस टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर मूविंग ऑन टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। किस तरीके से हम रिसोर्सेज का क्या है, कंजर्वेशन कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए हमें पता है कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। करेक्ट। इसमें क्या है, हमें इनरेशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से बचना चाहिए। किस चीज से बचना चाहिए, लेट मी हाईलाइट। इनरेशनल कंजप्शन मतलब बिना देखे कि हाँ कितना पड़ा है, कंजप्शन कर रहे हैं। कई बार मम्मा कहते हैं ना, अरे देख तो ले कितने चले रह रहे हैं, सब्जी ला ले, डालती जा रही है, डालती जा रही है, डालता जा रहा है ना, बाकियों का भी देखो। ठीक है, तो वही चीज है कि इरेशनल आप कंजप्शन ना करो, कि अकेले खा लिया, बाकी सभी अचार के साथ खा रहे हैं, अपनी सब्जी खा ली पूरी कढ़ाई भरकर, तो वो चीज ना करें। इरेशनल कंजप्शन ना करें, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ना करें। ये ना हो कि आपने ज्यादा खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, अपना अपना ही सब कुछ, मतलब सब चीज एक ही जगह पे लगा दी, तो वो चीज ना हो। उससे क्या होंगे, आपको सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को दिखेंगे। अब इसमें क्या है, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, कि हम क्या है, वो रिसोर्सेज को अच्छे से कंजर्व करें, उस चीज को ध्यान से संभाल के रखें। अब ये जो अलग अलग लेवल पे जो क्या चीज है, क्या आपको मैं बता रही हूँ कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमारी रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आई होप इट्स गोइंग क्लियर। ठीक है, अब इसमें क्या है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट डिफरेंट लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. तो पास्ट में भी क्या है, इन थिंकर्स की क्या है, सबसे मेन कंसर्न यही रहा था कि रिसोर्सेज का यूज करो। उन्होंने बोला था, गांधी जी के शब्द हैं भाई,
देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यस, ये लाइन क्या है आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ग्रीड जो है और सेल्फिश इंस्टीट्यूशन जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को। ठीक है, आपको पता है चाइना के बारे में, करेक्ट। चाइना ने अब क्या है, पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर रखा है। हाँ, इतना डेप्थ दे दिया है, उसकी डेप्थ पॉलिसी है कि वो डेप्थ देता है और फिर उठा लेता है सबको। उसने क्या किया, जो पाकिस्तान का जो एरिया था, ठीक है, इधर से आई डोंट नो कि इफ आई, हाँ, तो यहाँ पे जो इसका समुद्र था इधर एरिया में, तो उसने क्या किया, यहाँ पे पूरा फिश अपना कब्जा कर लिया और यहाँ से पूरी फिश पकड़ पकड़ के क्या है लेके चले जाते हैं। आपको पता है कि ये क्या है, मांसाहारी है ना, तो दे ईट दैट। तो दिस इज द प्रॉब्लम, करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग दैट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये क्या है, ग्रीडी और सेल्फिश जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे नेचर को, बहुत बर्बाद करते हैं। अब ये क्या है, और गांधी जी क्या थे, मास प्रोडक्शन क्या थे, खिलाफ थे, और उसे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मासेस की क्या करते थे, रिप्लेस करना चाहते थे, करेक्ट। आगे हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड resources conservation for the first time in a systematic way in 19 1968। 1968 में क्या है, क्लब ऑफ रोम में क्या हुआ, ये चीज बताएगी कि जो रिसोर्सेज है उसे किस तरीके से कंजर्व करना है अच्छे से, सिस्टमेटिकली वे में। ठीक है, अब इसे देखते हैं 1974 में क्या हुआ, गांधी जी ने फिलोसफी आ गई कि हमें क्या है, द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल का जो इन्होंने प्रेजेंट किया, वही गांधी फिलोसफी को, स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक थी जिसकी क्या नाम था, सलहुम मैचर। इन्होंने अपनी बुक में ये चीज स्मॉल इज ब्यूटीफुल पे मेंशन किए, ये चीज को क्या है, हमें जो हमारे रिसोर्सेज है वो अच्छे से क्या करने हैं, यूज करने हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब इसमें क्या है, हाँ, ये कमीशन आ गई, कमीशन का ब्यूरेंट लैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आया। क्या रिपोर्ट कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइटल था इसका। इट मींस क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करने हैं। और एक बुक बुक पब्लिश की गई, आर कॉमन फ्यूचर। क्या पब्लिश की गई बुक, आर कॉमन फ्यूचर। बच्चा आप अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो दीज बुक्स के नाम आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कभी भी पूछ सकते हैं। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कुछ लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है, so if you know about, you have the knowledge about the what do you, book about small is beautiful या one common future, तो वो चीज क्या है, आप आंसर राइटिंग आपकी बेटर होती है और बहुत अच्छे से दम लगता है कि आपके आंसर में दम है। सो आप लोगों को पता है रैंडी जी जानीरो में क्या हुआ, ब्राजील 1992 में क्या हुआ, ये सबमिट हुआ। और क्या है इसमें, क्या है इसके बाद, क्या है हमारे रिसोर्सेज पे मैनेजमेंट पे ध्यान दिया गया। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो अब हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, आपको पहली बार मैं ये बताना चाहूंगी कि लैंड रिसोर्स का मतलब है कि पहली बात कि हमारा जो लैंड है वो क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। वो क्या है, लिमिट है उसकी। ठीक है, बहुत क्या है, लिमिटेड है। तो उस लिमिट को हमें क्या है, ध्यान रखना पड़ता है कि जो लैंड है वो हम यूज कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सालों पहले क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। इसीलिए क्या है, हमें हमारे पास क्या है, लिमिटेड लैंड है। और उसी चीज पे हमें क्या है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करनी है, रहना भी है, रेजिडेंस भी है। ठीक है, सबको हम करना है। अब जैसे लैंड जो हमारा है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। और सबसे ज्यादा एटमोस्ट इम्पोर्टेंस तो ये है, यहाँ पे क्या है, ये चीज क्या सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इस सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है। हाउएवर, ये क्या है, एसेट है, एक ऐसा एसेट है जो क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड के साथ है। इसका मतलब कि एक ऐसा एसेट जो क्या है, फिक्स्ड है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब जितना है उतना ही है। देयरफॉर इस चीज को यूज करना, इसे यूज करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशली इसे हमें कैसे करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अभी ये ध्यान से देखिए कि जो हमारा 30% एरिया है वो क्या है, माउंटेन्स। 30% एरिया क्या है हमारा, सिर्फ माउंटेन्स है। प्लेट्यूज हमारे कितने हैं, सिर्फ 27 ही पास है। 27% क्या है, प्लेट्यूज है। एंड 43% हमारे पास क्या है, प्लेन्स है। 43% हमारे पास क्या है, प्लेन्स है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यू कैन गेट द क्वेश्चन
कि हाँ जी क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, किस तरीके से हमारा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। करेक्ट। सो दिस इज द इंडिया लैंड फीचरिंग अंडर रिलीफ feature. Okay, so now after this, we will be getting something like, hmm, can I drop this? Okay, so, hmm, so now we will continue. तो इसमें अब क्या बता रही हूँ मैं आपको, क्या बताना चाहती हूँ कि जो हमारी लैंड जो है वो क्या है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए अवेलेबल होती है, अलग अलग तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। लैंड हैज द वैरायटी, लैंड जो है वो क्या है, अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्क के लिए यूज किया जा सकता है। और बहुत तरह के फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है और आइलैंड्स भी। और 43% ऑफ द लैंड आपको मैंने बता दिया प्लेन्स है ना, जिससे हम एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्रीज करते हैं, यूज करते हैं उससे। और 30% ऑफ द लैंड जो है वो कंट्री की क्या है, टोटल सर्फेस ऑफ एरिया में है, जहाँ पे क्या है हमारी कुछ रिवर्स हैं, टूरिज्म के फैसिलिटीज हैं, इकोलॉजिकल फैसिलिटीज हैं, है ना। और 27% ऑफ द एरिया क्या है, प्लाट्यू रीजन है, जिसपे क्या है रिच रिजर्व्स ऑफ क्या है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है और क्या है, फॉरेस्ट वगैरह भी। आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट रिसोर्सेज। हमें पता लग गया हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो कितना वाइटल है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम उस चीज को, वाइटल इंपॉर्टेंट है, जरूरत है भाई, तो क्या हम उसे अच्छे से यूज नहीं करेंगे? जी नहीं, हम उसे अच्छे से क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या क्या पर्पज में यूज आता है, तो ध्यान से देखिए कि पहला क्या है, फॉरेस्ट की यूज आता है। जो लैंड कल्टीवेशन के काम नहीं आता, जो बैरन है या वेस्ट लैंड है, वो यूज होती है। और एक जो ऐसी लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आती है, जैसे बिल्डिंग बनाने के, रोड्स बनाने के, फैक्ट्रीज बनाने में, है ना। और थर्ड क्या है, अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे हो गई, है ना, जैसे ऐसे लैंड जहाँ पे क्या है एनिमल्स को चराया जाता है ना, तो वो चराने के लिए लेके जाया जाता है, गेजिंग लैंड्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, जहाँ पे मिसलेनियस जो है, हमें पता नहीं अपने आप ही क्या है, जो ट्रीज हैं, क्रॉप्स हैं, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन एरियाज को इंक्लूड नहीं किया जाता। देन क्या है, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जिसे क्या है सींचा नहीं जा सकता, उस पर कुछ उगाया नहीं जाता, दैट इज कल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर 5 साल से वहां पे कुछ भी उगाया नहीं जा रहा, उसे क्या बोलते हैं, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो वो चीज को भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्लॉलेंस। फ्लॉलेंस में क्या होता है, करंट फ्लॉलेंड्स हैं जो क्या है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन और लेस देन वन और मोर लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर्स में ये आता है। अब इसमें क्या है, अनकल्टिवेटेड लैंड जो होता है, पास 1 से 5 साल के लिए जो छोड़ दिया जाता है, उसे भी क्या बोलते हैं, फ्लो आउट, है ना, फ्लो फॉलो लैंड्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सोन एरिया। नेक्स्ट सोन का एरिया में का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे क्या है हमने कुछ ना कुछ उगाया है, हार्वेस्ट किया है, ठीक है, उसे क्या बोलोगे, नेक्स्ट सोन एरिया। और इससे क्या, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। अब साल में एक बार से ज्यादा उसे क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं, तो उसे क्या है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आई होप इट्स क्लियर। अब हम देखने वाले हैं लैंड यूज पैटर्न क्या रहता है, लैंड यूज का क्या क्या पैटर्न रहता है, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो क्या है, लैंड यूज किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, दो तरीके से, फिजिकल फिजिकल फैक्टर से, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया हमारा, है ना, क्लाइमेट हो गया, सॉइल टाइप्स हो गया, इन सब से क्या है, फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड देन ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है उस लैंड का यूज, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितनी पॉपुलेशन वहां पर रहती है ना, टेक्नोलॉजिकल क्या कैपेसिटीज हैं, और कल्चरल एंड ट्रेडिशंस क्या है उस चीज की, है ना, उस तरीके से क्या करते हैं हम लैंड का अच्छे से यूज करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ आप यहाँ पे ये ग्राफ की मदद से देख पा रहे हैं कि 100% जो एरिया है उसका किस तरीके से आप यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये स्टैटिक्स है वो 1960 61 में लाया गया, और ये 2019-20 में अभी अभी हाल ही में किया गया, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये कलरफुल आपको बताया गया किस तरीके से यूज किया गया है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट बाय योरसेल्फ। ये डाटा कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 का डाटा है, ठीक है। तो ये 2025-26 की बुक है, पर स्टिल डाटा आपको पुराना ही मिलेगा।
नाउ क्या है, इंडिया में आपको बताया गया कि जियोग्राफिकल एरिया क्या है, तो हमारा 3.3.28 जो मिलियन स्क्वायर है ना, ये डॉट क्यों नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। तो मिलियन स्क्वायर है, उसे क्या बोलेंगे, ये हमारा मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना जियोग्राफिकल एरिया है। कितना जी, 3.28 किलोमीटर, है ना, 3.28 किलोमीटर। I don't know why it's not working. Okay, now it's working. So इसमें क्या है कि 93% को क्या है, जियोग्राफिकल एरिया में क्या है, लैंड में क्या आता है, नॉर्थ स्टेट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट असम, ठीक है, जो फुली अभी हुआ नहीं है, इट हैज नॉट बीन फुली। अब इसमें क्या है कि कुछ एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर की, जो पाक और क्या है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जिसे सर्वे नहीं कर पाए हैं हम, है ना। अब इसमें क्या है, कुछ हमें बताया गया, ये एक्टिविटी दी गई है कि इन पे कंपैरिजन करो, यूज ऑफ लैंड को यूज करो, है ना, नेट सोन एरिया निकालो, और ये सब चीजें आपको बताई गई है। इसमें क्या बताया गया कि जो लैंड है वो पास्चर लैंड है, जो वो क्या है, बहुत टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जो ह्यूज लैंड कॉर्पोरेशन है, जो क्या है, उसी लैंड पे क्या है, चराई जा रही है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज है, कुछ हमारे क्या है, रिजल्ट है। क्या कॉन्सिक्वेंसेज है कि अदर जो फ्लोर लेंथ है वो क्या है, पोअर क्वालिटी के बन चुके हैं, और क्या है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है, बहुत ज्यादा आ रहा है। नाउ अब हमें ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, वेरी हाई है। और ये जो कल्टीवेशन है वो क्या है, वंस टू ट्वाइस किया जाता है 2 या 3 सालों में, ठीक है। इसमें क्या है, नेट सोन एरिया में भी लाया जाता है, जब 2 या 3 साल में एक बच्चा पास हो रहा है तो उसे पास थोड़ा ना मानोगे, करेक्ट, वही चीज है। तो यही चीज है, इसमें क्या है, 2 से या 3 साल में एक बार प्रोडक्शन होता है, लेकिन फिर भी इसे नेट सोन एरिया में काउंट किया जाता है। अब ये क्या है, एनएसए की डाटा के अनुसार क्या हो रहा है, नेशनल सर्वे अथॉरिटी में क्या है, इसमें 54% ऑफ द रिपोर्टिंग, टोटल रिपोर्टिंग एरिया को इंक्लूड किया गया है। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ जोन एरिया का लाया गया है, अलग अलग स्टेट से वेरी कर रहा है, मतलब राजस्थान में बिल्कुल अलग और बिहार पंजाब में बिल्कुल अलग। और आप देख पा रहे हो कि 80% जो है वो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है। और आप देखे होंगे अभी ब्लैक बिल आए थे, है ना, फ्री फार्मर लॉज, तो वो भी सबसे ज्यादा बवाल किसने मचाया था, पंजाब और हरियाणा वालों ने। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती बाड़ी कहाँ होती है, पंजाब और हरियाणा में होती है। 10% कहाँ होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, मिजोरम में होती है, मणिपुरी में होती है, मणिपुर में होती है, और आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में होती है, करेक्ट। तो ये चीज का भी हमें पता होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट एरिया के बारे में, ये सबसे कम है, 33% ऑफ द एरिया है ना। डिजायर से भी बहुत कम है, 33 हमें चाहिए, लेकिन इससे भी बहुत कम है, करेक्ट। अब इसमें आगे क्या बताने वाली हूँ मैं आपको, ये बताने वाली हूँ कि ये जो है असेंशियल है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और ये जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, वो मिलियंस ऑफ पीपल का क्या है, लिवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, उन पे लोग रहते हैं, उस पर डिपेंडेंट होके रहते हैं। अब ये क्या है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है, और लॉन्ग टाइम के लिए इसे वेस्ट लैंड माना गया, और नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए लाया गया। वेस्ट लैंड क्या होते हैं, रॉकी होते हैं, एरिड होते हैं, और डेजर्ट एरिया होते हैं, जो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर यूज में लाया जाते हैं, जैसे सेटलमेंट्स के लिए, रोड्स के लिए, रेलवे के लिए, और इंडस्ट्री के लिए। अब क्या होता है, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड बहुत ज्यादा टाइम के लिए हम अगर करते रहते हैं तो क्या है, उसके लिए कंजर्व करने के लिए और उसे मेजर मैनेज करने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। नहीं तो क्या होगा कि लैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा, लैंड जो है धीरे धीरे क्या होगी, उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। अब ये क्या है, इसके इसके कारण क्या होगा, इन्वायरमेंट और सोसाइटी पे बहुत बेकार क्या है, हमें रिपर्शंस देखने को मिलते हैं। हमारा जो आगे क्या है, किस तरीके से हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, और कैसे कंजर्वेशन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि जो लैंड है वो क्या है, हमारे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुराने जो लोग थे वो भी शेयर करते थे, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी शेयर करती है। तो आपका कोई टॉपिक आए, क्वेश्चन आए, तो आप ये लाइन तो लिख ही सकते हो। अब 95% ऑफ द जो लोग हैं वो क्या है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और क्लोथिंग के लिए जो है, वो भी क्या है, लैंड से ही हमें मिलता है। और जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो सिर्फ लैंड का डिग्रेडेशन नहीं करती है, करेक्ट, वो क्या है, नेचुरल फोर्सेस को भी लाती हैं, जिससे क्या है, डैमेज पहुंचता है किसको, लैंड को। सम ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर गेजिंग हो गया, है ना, ज्यादा चरा दिया उसी एक लैंड पे, माइनिंग होगी, खोद के निकाल रहे हैं ना, ये सब चीजें क्या है, लैंड डिग्रेडेशन पे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सब हो रहा है, इसके लिए क्या है, लैंड की क्वालिटी क्या है, डिग्रेड होती जा रही है,
ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसमें क्या है कि जो माइनिंग साइट्स होती हैं उसमें एक्सक्लूएशन वर्क जो है वो कंप्लीट किया जाता है। बहुत ज्यादा डीप स्कार्स और ट्रेसेस जो है ओवरबर्डनिंग के वहां पे होते हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। इसमें क्या है, माइनिंग तो की जा रही है और लेकिन इसके साथ साथ क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, हमें लैंड का डिग्रेडेशन भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप गुजरात में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, मध्य प्रदेश में ओवर गीजिंग ज्यादा सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में अगर देखें तो ओवर इरिगेशन से भी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। ये चीज हम देख पा रहे हैं। अब आगे क्या बता रही हूँ मैं आपको, इसी तरीके से सीमेंट, जो ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन है सीमेंट इंडस्ट्री से, और ये सब चीजें जो है ना, सोप स्टोन है, ये सब चीजों से क्या है, डस्ट होती है एटमोसफेयर में, उससे भी हमारी क्या है, डिग्रेडेशन, हमारी लैंड का डिग्रेडेशन हो पा रहा है। जो सॉइल में ये वाटर में चला जाता है ये कचरा, और उसके बाद में क्या है, सॉइल में चला जाता है और सेटल डाउन हो जाता है लैंड में सालों के लिए। और रिसेंट ईयर्स में आप देख पा रहे हो कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, वो क्या है, मेन सोर्स बन चुका है लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में। तो आप ये चीज आप नोटिस करते हो, करेक्ट। नाउ द पॉइंट इज देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब आपकी बात आ रही क्या इसके सॉल्यूशन है, करेक्ट। तो सॉल्यूशंस का आपको पता होना चाहिए। लेट मी हैव सम इन। तो सॉल्यूशंस, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशंस का आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्यूशंस है। तो एफॉरेस्टेशन की, फॉरेस्ट को आगे और लगाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, गीजिंग कहाँ करानी है कहाँ नहीं, प्लांटिंग की जाए, शेटर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, और ओवर गीजिंग पे कंट्रोल किया जाए, स्टेबल किया जाए सैंड ड्यून्स को, है ना। ये सब चीजों पे चेक करना चाहिए हमें, लैंड डिग्रेडेशन किस एरिया में हो रहा है और किस तरीके से हमें उसे प्रॉपर वेस्ट लैंड्स का हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। माइनिंग एक्टिविटीज जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉपर डिस्चार्ज और जो डिस्पोजल है हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट का, है ना, इन सब का हमें ट्रीटमेंट करने के बाद ही लैंड और वाटर में डालना चाहिए, ताकि क्या है, ये जो इंडस्ट्रीज का काम तो चले लेकिन सस्टेनेबिलिटी के साथ चले। these are the solutions for the such land degradation, और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन है। आई होप इट्स क्लियर। और आपका यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन आपको स्पेशली सॉल्यूशन बेस्ड लिखना होता है, सो दीज आर द सॉल्यूशन बेस्ड। नाउ आपके हैं आपका है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स क्या काम करते हैं वो चीज हम देख रहे हैं। सॉइल जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्स, यस, रीन्यूएबल का मतलब होता है दोबारा से यूज किए जाने वाला ऐसा नेचुरल रिसोर्स है। इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइव लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, अर्थ पे आते हैं, और क्या है उसका काम होता है, सपोर्ट करती है वो चीज कौन, सॉइल। सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम, ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं कुछ सेंटीमीटर ऑफ सॉइल्स को बनाने के लिए डेप्थ में। रिलीफ जो पैरेंट रॉक है या बेड रॉक बोलते हैं जिसे, उससे ये क्या है, सॉइल बनती है, वो घूमता रहता है पत्थर, है ना। तो उससे क्या होता है, रॉक से क्या होता है, सॉइल वगैरह बनती है। क्लाइमेट है, वेजिटेशन, अगर हम ये सब चीजें देखें तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, है ना, हमारी सॉइल फॉर्मेशन में। और क्या है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर जो है वो चेंज करते हैं टेम्परेचर में, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, है ना, विंड एंड ग्लेशियर, और एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, है ना, ये सब चीजों में। और फॉरेस्ट में सॉइल फॉर्मेशन वगैरह में भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑर्गेनिक एंड केमिकल जो चेंजेस है वो क्या है, विच टेक प्लेस, हाँ, ये सब चीजें भी क्या होती हैं। अब आप ये थोड़ा डायग्राम देखिए कि सबसे पहले क्या आता है, नीचे पैरेंट बेडरॉक आता है, अनवेव्ड पैरेंट बेडरॉक, इसे हिलाया नहीं जा सकता। उसके बाद क्या है, कुछ इस तरीके का पैरेंट रॉक है जैसे क्या वेदर्ड, तो क्या है, थोड़ा थोड़ा वेदर के साथ साथ क्या है, थोड़ा हिल सकता है। नेक्स्ट इज सब सॉइल वेदर्ड रॉक, सैंड एंड स्लिट, जो क्ले है ये थोड़ा क्ले टाइप है, इतना आसानी से क्या है नहीं जा पाएगा। ये क्या टॉप लेयर है, अपर लेयर ऑफ सॉइल है, ठीक है। नाउ ये क्या, हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पूछा देखा था हमने, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल, तो आप बता सकते हैं। अब क्या है, सॉइल हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सॉइल में क्या ऑर्गेनिक में क्या ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या है, मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे ह्यूमस मिलता है, करेक्ट। अभी हमने देखा, अभी फिगर 1.5 में सॉइल प्रोफाइल पढ़ी थी हमने।
अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन की ऊपर, जैसे कलर है, थिकनेस है, टेक्सचर है, एज है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसे अलग अलग टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है वो देखते हैं। इसमें क्या है, आपको लैंड फॉर्म्स बताया गया है, क्लाइमेटिक रिजीम्स बताई गई हैं, और वेजिटेशन टाइप्स बताए गए हैं, और अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज पे क्या है, सॉइल्स क्या है, कंट्रीब्यूशन किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। जैसे कि एल्विलाइ सॉइल, ठीक है, एल्विलाइ सॉइल, आई विल यूज सम नोट्स हियर, ठीक है, सो आई एम जस्ट ओपनिंग माय नोट्स, वेट। सॉइल्स के क्लासिफिकेशन की जो डिटेल है वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में करवाना चाहती हूँ। हियर आर माय नोट्स, लेट्स सी। तो दीज आर माय नोट्स, आप देख सकते हैं, यू विल गेट द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन, आपको ड्राइव का लिंक मिलेगा, देयर यू कैन गो एंड चेक इट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैंने बिल्कुल बेसिकली जो भी पढ़ा बिल्कुल शॉर्ट में बताया है ना। आपको मैंने क्लासिफिकेशन भी बताया, प्लानिंग भी बताया, लैंड रिसोर्सेज भी बताए, लैंड डिग्रेडेशन भी बताया, करेक्ट। देन आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बताया। इतना याद थोड़ा ना करोगे, या तो शॉर्ट में करोगे तो एग्जाम्स में ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। अभी आपको मैं बताने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। लेट मी टेक माय इंक, है ना, अच्छे से पढ़ाऊंगी, पढ़ा रही हूँ तो। सो टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया के बारे में हम देख रहे थे कि किस तरीके से, किस तरीके की क्या हमारी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल हैं इंडिया में, करेक्ट। सो फर्स्ट इज एल्विलाइ सॉइल। एल्विलाइ सॉइल क्या होती है बच्चा? एल्विलाइ सॉइल आपको नॉर्थन प्लेन्स में देखने को मिलेंगी और ईस्टर्न कोस्टल डेल्टास में देखने को मिलेगी। ये क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और ग्रेट होती है एग्रीकल्चर के लिए। ये इसमें क्या है, बहुत ज्यादा रिच पोटाश में होती है और क्विक एसिड में और लाइम में होती है, करेक्ट। तो ये किस चीज के लिए सुटेबल होती है जी? हमारे शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, गेहूं के लिए, सीरियल्स के लिए, और पल्सेस दालों के लिए। तो ये अल्वलाइज सॉइल का हमें 4 लाइनें सिर्फ याद करनी, इजी है। वो पैरा पढ़ते हैं आप बोरे हो जाते हैं। नाउ दिस इज द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। और ये क्या है, कॉटन के लिए क्या आइडल है, और इसी क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ये मोस्टली किसके लिए होती है, कॉटन के लिए होती है। इसका क्लेई टेक्सचर होता है, क्ले की तरह होती है, और क्या करती है, मॉइस्चर को बहुत अच्छे से रिटेन करके रखती है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा होता है, रिच होता है, मैग्नीशियम होता है, और पोटाश भी होता है, और लाइम भी होता है, ठीक है। अब रेड एंड येलो सॉइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये डेक्कन प्लेट्यू की तरफ होती है, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, है ना, और गंगा प्लेन मार्जिन जो है वहां पर। और यहाँ पे मेटाफॉर्मिक रॉक्स जो है, इसके कारण इसमें क्या होते हैं, आयरन होती है। आयरन के कारण क्या है, इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, लो रेनफॉल एरियाज में ज्यादातर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारी, तो जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है दैट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कहाँ कहाँ है। तो हमें पता है कि यहाँ ये कहाँ है, कर्नाटका में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में, और असम एरिया में, मतलब नीचे साउथर्न एरिया में क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, ये हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल जोन्स के आसपास होता है। जैसे आपको पता है मुंबई के आसपास ये एरियाज हैं, है ना। तो यहाँ पे हाई रेनफॉल के चांसेस जोन में ज्यादा होती है लेटराइट सॉइल। और ये प्यूपोर होती है ह्यूमस में। इसमें मैन्योर जो है, फर्टिलाइजर चाहिए होता है किसके लिए, फर्टाइल बनाने के लिए इसे, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है, हमारे राजस्थान में मिलती है, ठीक है, मैं राजस्थान से हूँ इसलिए हमारा राजस्थान, करेक्ट। सो वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है, और ड्राई जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, लो मॉइस्चर और हाई सॉइल कंटेंट जो है, सॉल्ट कंटेंट, मतलब नमकीन सा ये जो इसमें होता है ना, टेक्सचर। और ये क्या कल्टीवेटेबल होती है प्रॉपर इरिगेशन के साथ। अगर इरिगेशन अच्छा से मिलता है, पानी अच्छे से लगाया जाएगा, सींचा जाएगा इसे, तो ये क्या है, अच्छे से कल्टीवेट भी कर पाओगे, आप कुछ ना कुछ उगा भी पाओगे। यहाँ पे कॉमन सॉइल क्या है, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है इस सॉइल, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, ये आपको हिली एरियाज में, माउंटेन रीजन में मिलेगी। और क्या है,
रेन फॉरेस्ट की तरफ भी मिलेगी। क्लियर, सिंपल सी है। और यही यहाँ से क्या है, वेरी करती है, लोकेशन भी लूमी है, सिंची है ना वेल्स में, और स्लॉप्स की तरफ बिल्कुल ऐसी है ना। फर्टाइल है ये रिवर, और रिवर ये जो टेरेसेस वगैरह हैं, एल्वेलाई जो स्पैन्स है, इसके आसपास ये आपको मिल जाएंगे। क्लियर। सो दैट वाज इट इन आवर वीडियो। और आपका पूरा जो चैप्टर है वो बिल्कुल शॉर्ट में मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। ठीक है, यू कैन जस्ट रीड द टेक्स्ट बुक वाला मटेरियल, है ना। एक बार जाके प्लीज आप जो, तो आप क्या करें, टेक्स्ट बुक जो मटेरियल है ये प्लीज रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ना हो कि कुछ रह जाए। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग बट स्टिल यू, दैट्स योर ड्यूटी कि आप कवर करें। आपका जो मैप है वो जरूर आएगा इस चैप्टर से, तो काइंडली कवर दिस मैप एज वेल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे थोड़ा सा दैन से देखिए, है ना। लेट मी, आपको मैं पूरा अच्छे से दिखाना चाहूंगी कि ये जो ग्रीन है वो फॉरेस्ट एरिया है ना। रेड एंड येलो है, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। एल्वेलाइज सॉइल आपको पता लग गया, यहाँ पे मिल जाएगी। ब्लैक सॉइल आपको इस एरिया में मिलेगी, करेक्ट। लेटराइट सॉइल आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे मिलेगा, नेपाल भूटान इधर वाले एरियाज में मिलेगी। एरिड सॉइल भी बिल्कुल आपको कहाँ मिलेगी, राजस्थान वाले एरिया में मिलेगी। तो आप अगर उस चीज को पढ़ते हैं नोट्स को अच्छे से, तो आप ये भी बहुत आसानी से ये क्या मैप अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। एंड आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे अपनी। और बैक क्वेश्चंस प्लीज ना छोड़ें, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बैक क्वेश्चंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको सब मैंने शॉर्ट में बता दिया है। एंड आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड हाँ, एक टॉपिक रह चुका है, दैट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि जो सॉइल है एक जगह से दूसरी जगह को फिसल के चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, वॉशिंग डाउन अगर सॉइल का हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो मेन यही है इसमें। ठीक है, ये किसके कारण होती है, वही डिफोरेस्टेशन के कारण, ओवर गीजिंग और ये सबसे नॉर्मल चीजों के कारण होती है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, लैंड जो है वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, और जिसे बैड लैंड भी हम बोलते हैं। चंबल जो बेसिन है उसके आसपास की जो लैंड है उसे रावीन्स बोलते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, आगे हमें देखा जाए तो दीज आर सॉइल इरोजन का आपको बताया गया कि यहाँ से जो है कट आउट होकर डाउन होकर नीचे आ चुकी है हमारी सॉइल। देन गिल्टी जो इरोजन है इसके बारे में बताया गया है, इसे शीट इरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे ये क्या हो जाता है, विंड के कारण भी क्या है, इरोजन हो जाता है। ठीक है, वो चीज बस, इसमें कुछ खास नहीं है। एक टाइप क्रॉपिंग का बात बताई गई है। इसमें क्या होता है, द ब्रेक्स द फोर्सेस ऑफ द टाइफून। इसमें क्या है कि एज अ शेल्टर की तरह ये क्रिएट कर देता है प्लांटिंग लाइंस, जैसे आप देख पा रहे हो, करेक्ट यहाँ पे। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, ये वेस्टर्न इंडिया के डेजर्ट में काफी ज्यादा अपने को देखने को मिलता है। सो दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चन, सो आई होप आप कर सकते हैं। Which of the following is the main cause of land degradation of in पंजाब? तो लैंड डिग्रेडेशन का क्या है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है, टेरेस फार्मिंग कहाँ पे की जाती है, तो भाई पंजाब हरियाणा, आप मुझे बताइए कहाँ है। और जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ पे प्रेडोमिनेटली मिलती है, ब्लैक सॉइल का आपको मैंने अभी बताया था कहाँ मिलती है, बताइए आप कहाँ मिलेगी ब्लैक सॉइल। यस, यस, भूल गए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है कुछ, देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र जहाँ पे है, तो आपको मैंने 3 स्टेट्स बताई थी, ब्लैक सॉइल कहाँ पे है अभी बताई है फिलहाल। कौन सी क्रॉप उगती है ब्लैक सॉइल में, तो आपको पता है कॉटन उगेगी, है ना। और रिवर डेल्टास में ईस्टर्न साइड पे क्या है, मेन फीचर्स बता दीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स के, है ना। ये अभी अभी डिस्कस किया, सॉइल इरोजन को स्टॉप करने के प्रोसेस, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ, है ना। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लैंड यूज का क्या पैटर्न है इंडिया में, और किस तरीके से वो चेंज हुई है ना। किस तरीके से सब कुछ है, टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज का ज्यादा कंजप्शन हो गया है, किस तरीके से हो गया, ये बताना है। प्रोजेक्ट एक्टिविटी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, आप ये चीज देख सकते हैं। तो ये ज्यादा, ये तो सब चीजें आपको वन लाइनर्स में मिल सकती हैं, और डायरेक्टली इस तरीके से तो एग्जाम में नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, है ना, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है, आई होप सो, है ना। सो मैं अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं आपकी नॉलेज में, सो दैट्स अ प्लेजर फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको बहुत वीडियोस मिलती रहेंगी, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपका स्पेसिफिकली कोई कमांड है कोई सब्जेक्ट पे, सोशल साइंस, इंग्लिश, है ना,
तो वो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए, आई विल ब्रिंग दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल. सो जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ. दिस इज आशी. थैंक यू सो मच.